नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। योगी सरकार के लाख निर्देशों के बावजूद भी निजी नर्सिंग होम में मरीजों से खुलेआम लूट हो रही है और ऐसा एक मामला सामने आया है क्षेत्र रतापुर से, जहां पर सुभारती हॉस्पिटल में मरीज के साथ ऑपरेशन के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। बता दें आपको कि पीड़ित जब 8 जून को मोनी यानी उनकी पत्नी मोहित निवासी देवानगढ़ हॉस्पिटल पहुंचा और उसके बाद उसे भर्ती किया गया। हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड के बाद बताया कि मरीज को 4 mm का किडनी में स्टोन है, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करने के लिए 60,000 की राशि बताई गई। 15,000 तुरंत ही जमा करवा लिए गए और 12 तारीख को मरीज का ऑपरेशन किया गया। उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, लेकिन बिना ऑपरेशन के ही मरीज को बाहर ले आया गया है। परिजनों से ये बताया गया कि मरीज का ऑपरेशन हो गया और इस द्वारा परिजनों के द्वारा जब मरीज की स्थिति को देखा गया तब ऑपरेशन जैसी कोई स्थिति नजर नहीं आई। डॉक्टर से पूछने पर यह पता चला कि ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। दोबारा फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए कहा गया, जिसमें गर्भवती मोनी देवी से उसके बच्चे के कमर में ट्यूमर बताया गया है और मरीज को अस्पताल से ले जाने के लिए कहा गया। परिजनों ने कहा और परिजनों को लगा कि डॉक्टर मरीज के साथ 4 दिनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब मामला बिगड़ गया तो मरीज को ले जाने के लिए कहा है। इसी से नाराज होकर परिजनों ने नर्सिंग होम के सामने जमकर हंगामा काटा और मिल एरिया थाने में तहरीर देकर पीड़ित ने अस्पताल प्रबंधन के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। ऑपरेशन के लिए आए हैं और जो है पथरी का ऑपरेशन हुआ, तो उसका कह रहे हैं कि हमने ऑपरेशन कर दिया है। वो छल्ला डाल के तोड़ के निकाल दिया। उसके बाद में इन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड के लिए भेज दिया। वहाँ बताया कि जब अल्ट्रासाउंड आया 4 बजे तो उसमें बता रहे हैं ट्यूमर। और उसके बाद आपकी कौन है ये? बहू है। प्रेग्नेंट है क्या? प्रेग्नेंट भी है? हाँ हाँ, मेरी बहू है। अच्छा। तो कौन सा हॉस्पिटल लाए थे आप? ये सुभारती। और दिल्ली सरकार ने अपने बजट में दिल्ली की जनता के लिए बाजारों को पुनर्विकास करने की बात कही थी और अब इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दिल्ली सरकार पहले फेज में 5 बाजारों का पुनर्विकास करेगी और इन 5 बाजारों का पुनर्विकास होगा। उनमें कमला नगर, खारी बावली, लाजपत नगर, सरोजनी नगर और कीर्ति नगर शामिल है। बाजारों के पुनर्विकास को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कई बाजार हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। हर एक बाजार की अपनी ऐतिहासिक कहानी है और दिल्ली में करीब 3.5 लाख दुकानें हैं और इनमें करीब 8 लाख लोग काम करते हैं। दिल्ली सरकार ने बजट में ऐलान किया था कि बाजारों का पुनर्विकास किया जाना है और अब इन बाजारों का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। साथ ही साथ बाजारों की ब्रांडिंग भी की जाएगी और हर एक बाजार को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि फेज 1 में 5 बाजार ले रहे हैं। इसके लिए 22 अप्रैल को विज्ञापन दिया गया था कि मार्केट एसोसिएशन इसके लिए अप्लाई करे। 33 मार्केट की करीब 49 एप्लीकेशन आई, जिसके लिए फिर 8 सदस्य कमेटी बनाई गई, जिसने एप्लीकेशन को देखा और 9 को शॉर्टलिस्ट किया है। उनमें से फिर घूमकर 5 को शॉर्टलिस्ट किया गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे रायबरेली से। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एक सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि रायबरेली में इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मां और 2 मासूम बेटियों का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि रायबरेली में शव मिलने से सनसनी। घर के अंदर फांसी पर लटकते मिले हैं 3 शव, जिसमें एक मां और 2 बेटियां शामिल बताई जा रही हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस मौजूद है। शव को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिए जा रहे हैं। जलमाऊ कोतवाली के बिजलामाऊ गांव की एक घटना बताई गई, जहां पर अज्ञात अवस्था में 3 शव घर में ही फांसी के फंदे से लटके हुए मिले। बताया जा रहा है कि एक मां और 2 बच्चियां हैं जिन्होंने फांसी लगाई है और हत्या के पीछे क्या कुछ कारण है जो आत्महत्या की गई वो फिलहाल पता नहीं चल सका है, लेकिन पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि घर के अंदर ही फांसी पर लटकते मिले हैं 3 शव और पुलिस इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद है। साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
और दिल्ली में इस मौसम में अभी तक 25 दिन ऐसे रहे जब अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक दर्ज किया गया है। साल 2012 के बाद से ये सर्वाधिक लंबी अवधि है जब तापमान इतना अधिक दर्ज किया गया हो। ऐसे में अब भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से ये बात सामने आई कि इससे पहले शहर में 2012 में करीब 30 दिन तक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस बना हुआ था या फिर उससे अधिक था, जबकि 2010 में यह अवधि 35 दिन की रही। राजधानी दिल्ली में पिछले साल भी ऐसे 6 दिन और 2020 में ऐसे 3 दिन थे और इससे पहले 1997 में मात्र 2 दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 2019 में 16 दिन, 2018 में 19 दिन और 2017 और 2016 में 15-15 दिन तापमान 40 डिग्री से ऊपर रहा। ऐसे में 2015 में 18 दिन, 2014 में 15 दिन और 2013 में 17 दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज्यादा दर्ज किया गया। जबकि आपको बताते चलें कि देश में इस बार गर्मियों का आगमन जल्दी हुआ है और कम बारिश और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के बीच मार्च और अप्रैल में भीषण गर्मी ने देश के कुछ हिस्सों को झुलसा दिया है। दिल्ली में इस साल का अप्रैल का जो महीना है वो साल 1991 के बाद का सबसे गर्म अप्रैल महीना रहा। इसी दौरान औसतन अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब आपको बता दें कि दिल्ली में 2012 में 30 दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक दर्ज किया गया था। और बीजेपी अभी तक मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में मेयर पद के प्रत्याशी चयन में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। भोपाल में 2 दिन में मंथन और चिंतन और नेताओं से रायशुमारी के बावजूद कोई कारगर हल न निकलने पर अब दिल्ली दरबार के दखल की खबर है। बताया जा रहा है कि 11 शहरों के मेयर पद के उम्मीदवारों के नाम फाइनल थे, लेकिन खींचतान की वजह से सूची जारी नहीं हो पा रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक भोपाल स्तर पर दिग्गजों के बीच सहमति न बनने के कारण कोई फैसला नहीं किया जा सका। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ संगठन मंत्री और दिग्गजों की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से अलग राय होने के कारण यह मामला फिलहाल अटक गया है। कहा यह जा रहा है कि 11 छोटे शहरों के लिए सिंगल नाम लगभग तय हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश के 5 बड़े शहरों में मेयर टिकट को लेकर मची खींचतान के कारण पहली सूची भी जारी नहीं हो सकी है। पहले दौर की चर्चा में भोपाल से मालती राय, इंदौर से पुष्य मित्र और डॉक्टर निशांत खरे, जबलपुर से डॉक्टर जितेंद्र जामदार, ग्वालियर से सुमन शर्मा, सागर से प्रतिभा तिवारी और प्रतिभा चौबे का नाम सबसे आगे रहा। रीवा की बात करें तो रीवा से वेंकटेश पांडे का नाम आगे है, जबकि प्रज्ञा त्रिपाठी के सिंगल नाम पर निर्णय अभी बाकी है। और इस बीच पंजाब के रोपड़ की 7 साल की बच्ची ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सानवी सूद नाम की ये बच्ची है और अब 5364 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली भारत की सबसे कम उम्र की लड़की बन चुकी है। मोहाली में यादवेंद्र पब्लिक स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा सानवी ने 9 जून को अपने पिता दीपक सूद के साथ शिखर पर चढ़कर ये उपलब्धि हासिल की। उन्होंने बताया है कि यह कठिन था, लेकिन मैं शिखर पर पहुंचने के लिए दृढ़ थी। किसी दिन मैं एवरेस्ट भी फतेह करूंगी। सानवी के पिता के मुताबिक सानवी को एवरेस्ट फिल्म देखने के बाद एवरेस्ट के बेस कैंप पर चढ़ने की प्रेरणा मिली। उबड़ खाबड़ और ठंडे इलाकों से गुजरते हुए सानवी ने 9 दिनों में लगभग 65 किलोमीटर के ट्रैक के जरिए अपना रास्ता बना लिया। हालांकि सानवी केवल 7 साल की है, इसलिए उसे बेस कैंप से आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। इसी उपलब्धि से उत्साहित होकर यादवेंद्र पब्लिक स्कूल मोहाली के निदेशक और प्रिंसिपल टीपीएस वायरिच ने सानवी के बारे में कहा है कि सानवी एक बहुत ही होनहार छात्रा है। इसी के साथ ही वो पर्यावरण और पर्वतारोहण, साइकिलिंग और स्केटिंग के लिए भी जुनूनी है। और इस बीच पंजाब में कांग्रेस की हार हुए लगभग 4 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व विधायक कांग्रेस की सरकार के दौरान उन्हें आवंटित हुए फ्लैटों को अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। शिरोमणि अकाली दल और विपक्षी कांग्रेस के ऐसे विधायकों को फ्लैट खाली करने के लेकर कई नोटिस भी दिए जा चुके हैं।
इसके बाद भी वो फ्लैट खाली नहीं कर रहे हैं और अवैध कब्जेदारी पर विधानसभा सचिवालय सख्त कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। जानकारी के मुताबिक विधानसभा सचिवालय ऐसे विधायकों को अंतिम 15 दिन का नोटिस देने की योजना बना रहा है। इसके बाद अब परिसर खाली नहीं किए जाने पर बेदखली की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये फ्लैट चंडीगढ़ के सेक्टर 3 और 4 में स्थित है। अवैध रूप से फ्लैटों पर कब्जा करने वालों में शियद के विक्रम सिंह मजीठिया और गुरप्रताप सिंह वडाला शामिल हैं। इसी सूची में पूर्व कांग्रेस विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी, कुलबीर जीरा, सुखपाल भुल्लर, अंगद सैनी, रविंदर आंवला और सतकर कौर शामिल हैं। बताया जा रहा है कि पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संविधान में पुष्टि की है कि अंतिम नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कहा यह भी गया कि सभी पूर्व विधायक जानते हैं कि फ्लैटों को खाली करना कितना जरूरी है और उम्मीद है कि वो खुद ही फ्लैट खाली कर देंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अकाली दल के नेता दलजीत चीबा ने कहा है कि आप सरकार गैर मुद्दे को मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति के अलावा कुछ और नहीं है ये। और महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए रामनगरी अयोध्या आ रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को यह पुष्टि की कि आदित्य ठाकरे 15 जून को अयोध्या जाएंगे और इसी के साथ ही संजय राउत ने यह भी साफ कर दिया कि आदित्य ठाकरे का दौरा राजनीतिक नहीं है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा ऐसे समय पर है जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर उनकी पार्टी को बीजेपी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में आदित्य ठाकरे के चाचा और मनसे प्रमुख राज ठाकरे मस्जिदों के ऊपर से लाउडस्पीकर हटाने का आह्वान कर चुके हैं। इसी के साथ ही राज ठाकरे ने भी कहा था कि वो इस महीने अयोध्या जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते उनका जो दौरा है वो कैंसिल करना पड़ा। संजय राउत ने यह भी कहा कि आदित्य ठाकरे 15 जून को यूपी की राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और वहां से वो अयोध्या जाएंगे। राउत ने यह भी कहा कि ठाकरे रामलला का आशीर्वाद लेंगे और वहां वो राम मंदिर के निर्माण स्थल का भी दौरा करेंगे। इसी के साथ ही आदित्य ठाकरे सरयू नदी के किनारे आरती में भी शामिल होंगे और राउत ने यह भी जानकारी दी कि आदित्य ठाकरे का अयोध्या जाना कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राउत न जानकारी देते हुए कहते नजर आए कि खुद वो अयोध्या जाएंगे और बता दें कि आदित्य ठाकरे पहले 10 जून को अयोध्या जाने वाले थे। हालांकि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने अयोध्या जाने की तारीख बदलकर 15 जून कर दी है। साथ ही अपने इस दौरे को लेकर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि हम भगवान राम का आशीर्वाद लेने के लिए अयोध्या जा रहे हैं। और अगर आपके पास भी घर की समस्या को पूजा पाठ के जरिए दूर करने का झांसा देने वाले फर्जी ज्योतिषियों का फोन आए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक ऐसा गिरोह है जो लोगों से इसी तरह से बात करके पैसे ऑनलाइन ठग करता है। ऐसे में आपको बता दें कि 2 लोगों को छत्तीसगढ़ की बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो खुद को ज्योतिष बताते हुए पूजा पाठ के जरिए घर की सारी समस्याओं को दूर करने का झांसा देकर एक महिला से लगभग 87,000 रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को राजस्थान के झुंझुनू जिले से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के नाम संदीप भार्गव और राजेश भार्गव हैं, जो मोबाइल पर कॉल करके खुद को ज्योतिष बताते हुए पैसा ऐंठने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जगदलपुर के सीएसपी हेमसागर सिदार ने कि शहर के लाल बाग में रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मोबाइल के माध्यम से खुद को ज्योतिष बताकर घर की सारी समस्याओं को पूजा पाठ से दूर करने के नाम पर उनसे लगभग 87,000 रुपए ऑनलाइन ठग लिए गए। पैसे देने के बाद महिला ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया और साथ ही इसके बाद सिटी कोतवाली में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। कोतवाली पुलिस ने तुरंत ही इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इन फर्जी ज्योतिषों की तलाश शुरू की और इसके बाद साइबर सेल की तरफ से आरोपियों पर शिकंजा कसा गया और इसी दौरान पुलिस की एक टीम को राजस्थान भेज दिया गया और पुलिस ने इस टीम के साथ साथ राजस्थान के झुंझुनू जिले से शक के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा। पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड की राजधानी रांची में हुए उपद्रव को लेकर सियासती पारा चढ़ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कमजोर नेतृत्व के कारण ही रांची में हिंसा हुई, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। लेकिन बीजेपी ने राज्य के हित में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की अब मांग की है। बीजेपी नेता रघुवर दास ने आरोप लगाया कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आगाह करने के बावजूद झारखंड सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं थी। गौरतलब है कि निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित विवादित टिप्पणियां की थी और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया है कि राज्य सरकार की तैयारी के अभाव का फायदा उठाकर बदमाशों ने शुक्रवार को रांची में घंटों तक बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हंगामा किया और हमला भी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने में विफल रही। हिंसा के पीछे प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस संबंध में जांच की मांग भी उठाई है और रांची में हुई इस घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर ही निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रांची में हुई हिंसा के बाद वैसे भी सरकार के प्रिय विधायक उपद्रवियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की सिफारिश कर चुके हैं। कहीं इनकी तुष्टीकरण की राजनीति में झारखंड आतंकियों का चारागाह न बन जाए। हेमंत सोरेन जी ऐसे स्वर्ण राजनीति छोड़कर 3.5 करोड़ झारखंडियों की चिंता करिए। और करते हैं अगली खबर की ओर। अमेठी से खबर सामने आई है। अमेठी जिले के फुर्सतगंज स्थित इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी से जुड़ी ये खबर है, जहां पर एयरक्राफ्ट की पूरे काले मजरे तेंदुआ गांव में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। घटना में जो ट्रेनी पायलट था वो बाल बाल बच गया। हालांकि विमान क्षतिग्रस्त हो गया है और घटना की सूचना मिलते ही मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल एक साथ पहुंच गए। बताते चलें आपको कि इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी से जो ट्रेनी पायलट है अजय कुमार ईश्वर भाई पटेल ने सोमवार को सुबह डायमंड DA-40 ट्रेनी एयरक्राफ्ट लेकर उड़ान भरी थी। कुछ ही दूर पहुंचने पर फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के पूरे काले मजरे तेंदुआ गांव में अचानक से विमान के इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इसी से विमान अनियंत्रित हो गया और बताया जा रहा है कि ट्रेनी पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए विमान को एक खेत में लैंड करवा दिया है। हालांकि इस दौरान विमान क्षतिग्रस्त हो गया है और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद गांव के लोग मौके पर जमा हो गए। पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इसके बाद लोग विमान पर चढ़ गए और फोटो खिंचवाने लगे। सूचना मिलते ही उड़ान अकेडमी से एक मिश्र और अन्य लोग वहां पहुंचे, जिसके साथ ही SDM फाल्गुनी सिंह के निर्देश पर तहसीलदार पवन कुमार शर्मा भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। तहसीलदार ने बताया है कि मैं मौके पर गया और घटना में विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। हालांकि पायलट सुरक्षित है और अब इस घटना की जांच DGCA करेगा। और आगरा में प्रयागराज हिंसा पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल का एक बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल मुस्लिम धार्मिक संगठनों और प्रगतिशील पार्टियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, उनके नेताओं की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस साजिश के तहत पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर नमाज पढ़ने आए नमाजी लौटते वक्त उपद्रवी बनकर लौटे। ऐसा करके उन्होंने जुम्मे को जो पवित्र होता है उसका अपमान किया। खुदा का जो घर होता है मस्जिद, वहां आगजनी करने का बवाल करना ये उचित नहीं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगली जुम्मे की नमाज को कोई चूक ना हो, उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जाएगी। अगर इस बार पुलिस की मौजूदगी में ऐसा होता है तो पुलिस एक्शन का रिएक्शन कर सकती है। मेरा उनसे अनुरोध है कि जिन बच्चों के हाथों में किताबें देनी चाहिए उन हाथों में पत्थर दिए जा रहे हैं और ये उचित नहीं है। योगी जी के बुलडोजर पर बोलते हुए भी उन्होंने कहा कि एक बुलडोजर तोड़ते हुए सबको दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ विकास के लिए बुलडोजर चल रहा है, उस पर भी चर्चा करिए।
गैर कानूनी कार्य करने वाले लोगों को नसीहत भी इस दौरान उन्होंने दी है। के धार्मिक संगठन और विपक्षी पार्टी जो मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, उनके नेताओं के षड्यंत्र से पूर्व नियोजित साजिश के तहत पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर शुक्रवार को नमाज पढ़ने आए नमाजी लौटते में उपद्रवी बनकर के गए हैं। ऐसा करके उन्होंने ये जो पवित्र दिन जुमे का होता है उसका अपमान किया है, और जो खुदा का घर होता है मस्जिद, वहाँ पर इस प्रकार से नमाज के बाद एक साजिश के तहत हिंसा करना, आगजनी करना, पथरावबाजी करना, ये उचित नहीं है और ये अपमान है जुम्मे की नमाज का। अब विभिन्न राज्यों की पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स अगले जुम्मे को सावधानी बरतते हुए, सावधानी के कारण कहीं कोई घटना ना हो, निश्चित तौर से पुलिसिया इंतजाम होगा। क्या उचित लगता है कोई धार्मिक इबादत संगीन के साए में या पुलिस की घेराबंदी के बीच में करे? ऐसा एक्शन का रिएक्शन पुलिस कर सकती है। तो मेरा लोगों से अनुरोध है कि बहकावे में ना आए। जिन हाथों में बच्चों को किताबें देनी चाहिए उन हाथों में पत्थर दिए जा रहे हैं, ये उचित नहीं है। और एक बार जिनका नाम पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाता है तो ना तो उनका पासपोर्ट बनता है और ना पुलिस की किसी भी नौकरी में उनका वेरिफिकेशन कभी सही होता है, और ना ही अन्य तमाम चीज़ें जिसमें वेरिफिकेशन मांगा जाता है उसमें उनके बारे में निगेटिव ही पुलिस लिखेगी। योगी जी का बुलडोजर लगातार चल रहा है बिल्डिंग में। योगी जी के एक बुलडोजर की तो आप लोग चर्चा कर रहे हैं, दूसरे बुलडोजर की भी करो कि एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण हो रहा है और दूसरे बुलडोजर से जिन अपराधियों ने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति इकट्ठी कर रखी है, जिन्होंने कभी नक्शे ही नहीं बनवाए हैं, जिन्होंने किसी दूसरे की ज़मीनों पर कब्जा करके ये कई मंजिल मॉल, दुकान, मकान बना रखे हैं, पर्याप्त एविडेंस होने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई और जब्तीकरण की कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है। दंगाइयों से कहना चाहूँगा, अपनी वसीयत में भी लिख के जाओगे कि आने वाले समय किसी के बहकावे में ना आए। ऐसी कठोर कार्रवाई इन गैर कानूनी काम करने वाले और भारत का। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। आगरा थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र से मामला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति का अज्ञात शव मिला है। अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं बताया जा रहा है कि ये शव कई दिन पुराना है। युवक का शव उसके पास बदबू फैलने लगी और इसी के कारण आसपास के लोगों ने जब देखा कि झाड़ियों के बीच में ये शव पड़ा हुआ है, इसी के बाद पुलिस को मौके पर सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल शव की शिनाख्त की जा रही है। आपको बता दें कि आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के कोरई टोल प्लाजा का पूरा मामला है। जो कोरई टोल प्लाजा है हमारा, उसी के पास में एक बबूल का जंगलात है। यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। हम शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। शिनाख्त के उपरांत हम इसका पोस्टमार्टम कराते आगे की विधि कर। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।